प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय का अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन का विषय है लोकतंत्र की अवधारणा। लोकतंत्र की अवधारणा का अर्थ क्या है, लोकतंत्र का स्वरूप क्या है, लोकतंत्र के प्रकार क्या है, लोकतंत्र के प्रकारों की व्याख्या क्या है, विश्लेषण क्या है। तो आइए लोकतंत्र के प्रकारों के बारे में जानते हैं कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। लोकतंत्र के बारे में आप सभी परिचित हैं। पिछले लेक्चर में भी लोकतंत्र के बारे में बताया गया कि लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का तंत्र, लोगों की सरकार, आम जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई सरकार। यानी किसी भी राज्य के कानून निर्माण में, नीति निर्माण में, नियम निर्माण में जनता की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी लोकतंत्र कहलाता है। और लोकतंत्र मुख्यतः दो प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? जहां किसी भी राज्य के नागरिक प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक गतिविधियों में, राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। कानून निर्माण में, कानून क्रियान्वयन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, उसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहा जाता है। जहां नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग न लेकर के अप्रत्यक्ष रूप से अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कानून निर्माण और कानून क्रियान्वयन में भाग लेते हैं, उस देश की राजनीतिक व्यवस्था को अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहा जाता है। यानी मतदाता अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और प्रतिनिधियों के माध्यम से ही कानून निर्माण और नियम निर्माण करते हैं। वो स्वयं जो है निर्माण नहीं करते। तो लोकतंत्र दो प्रकार का है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रमुख जो उदाहरण अगर हम देखें तो स्विट्जरलैंड है, जहाँ कैंटन्स है, जहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, विशेष करके राइट टू रिकॉल, वापस बुलाने की व्यवस्था है। अगर कोई जनप्रतिनिधि सही ढंग से कार्य नहीं करता तो वहां की निश्चित मतदाताओं की संख्या प्रस्ताव पारित करके राइट टू रिकॉल लागू कर सकती है। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उदाहरण में भारत भी है, इटली भी है, इंग्लैंड भी है और ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देश है, जहां आम वोटर अपने जनप्रतिनिधियों को चुनता है और जनप्रतिनिधि जनता के आदेशों के नाम पर नियमों का, कानूनों का निर्माण करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं। तो पहले हम प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के बारे में डिटेल से जानेंगे। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है? जैसे इस यूनानी नगर राज्यों में जहाँ सभाएं होती थी, वहां बैठकर के मतदाता देश के, राज्य के कानून निर्माण का कार्य करते थे, नियम निर्माण का कार्य करते थे। और लगभग 1872 में स्विट्जरलैंड में भी ये राजनीतिक जो है विधि अपनाएगी कि वहाँ पर लोग जो है प्रत्यक्ष रूप से नीति निर्माण, कानून निर्माण में भाग लेते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र केवल उसी देश में संभव है जहाँ जनसंख्या, जहाँ मतदाता बहुत ही सीमित मात्रा में। भारत जैसे देशों में जहाँ 1 अरब के करीब मतदाता होने को है, वहाँ इस तरह का जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है वो संभव नहीं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अनेक साधन हैं, जैसे पहल के द्वारा या प्रस्ताव का अधिकार देकर के, इनिशिएटिव। पहल का मतलब है कि नागरिकों को संविधान में संशोधन करने के लिए या विधानमंडल का कानून निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार है। कोई प्रस्ताव जो है कानून निर्माण या संविधान संशोधन के लिए मतदाता एक प्रकार से प्रस्ताव पारित करने की पहल कर सकती है। ये स्विट्जरलैंड में लागू है। पहल अथवा प्रस्ताव अधिकार प्रजातंत्र का एक साधन है और ये दो प्रकार का है, फॉर्मुलेटिव और अनफॉर्मुलेटिव। रूपात्मक पहल और अरूपात्मक पहल। रूपात्मक में क्या है? फॉर्मेलिटी है, पूरी तरह से उसका रूपरेखा तैयार की जाती है। यानी आमजन एक संपूर्ण विधेयक तैयार करके विधानमंडल को कानून निर्माण बनाने के लिए पहल करे।
संपूर्ण विधेयक का मतलब हर एंगल से उसको तैयार किया जाता है, उसकी पूरी ड्राफ्टिंग की जाती है। जैसे विधानसभा में या विधानमंडल में अनेक स्टेप्स के द्वारा उसकी स्टडी की जाती है, प्रोसेसिंग की जाती है, उसके बाद जो है वो पूरा विधेयक तैयार होता है। इसको रूपात्मक पहल या फॉर्मेटिव इनिशिएट कहते हैं। दूसरा इसमें प्रकार है अनफॉर्मुलेटिव अरूपात्मक पहल है, यानी जब आम जनता संपूर्ण विधेयक तैयार नहीं करती किसी भी विषय से संबंधित, उसे विषय से संबंधित केवल कानून निर्माण के लिए विधानमंडल में पहल करती है, यानी उसकी पूर्ण स्टडी नहीं की जाती। जैसे महिलाओं को लेकर अगर हम कहें तो पूरी तरह से स्टडी नहीं की जाती कि महिला मतदाता कितनी है, उसकी ग्राउंड स्टडी नहीं की जाती, बल्कि सीधा ही कि महिलाओं को आरक्षण लोकसभा में विधानसभा में प्रदान किया जाए, इस तरह की पहल करते हैं, तो अरूपात्मक पहल कहते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधनों में पहला साधन पहल का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार है, जिसके दो भाग है, रूपात्मक पहल और अरूपात्मक पहल। रूपात्मक में विधेयक को हर एंगल से तैयार किया जाता है, जबकि अरूपात्मक में केवल उससे संबंधित कानून निर्माण की पहल की जाती है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का दूसरा साधन जनमत संग्रह है, जिसे रेफरेंडम कहते हैं अंग्रेजी में। जनमत का मतलब जनता का मत, जनता की राय, और फिर उस राय को संग्रह किया जाता है। कानून निर्माण की शक्ति जनता के पास और जनता से अंतिम स्वीकृति विधानमंडल से पारित होने के बाद आम जन की बहुमत की स्वीकृति से कानून पारित हो जाता है। यानी एक प्रकार से कानून निर्माण की शक्ति जनता के पास है। कानून पारित करने के लिए जनता की राय ली जाती है, जनता का दृष्टिकोण जाना जाता है कि जनता क्या चाहती है। अगर जनता बहुमत की स्वीकृति से पारित कर देती है उसे, तो कानून बन जाता है, अन्यथा रद्द हो जाता है। इसे जनमत संग्रह कहते हैं। जनमत संग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक ऐच्छिक जनमत संग्रह और दूसरा अनिवार्य जनमत संग्रह, यानी वो ऑप्शनल रेफरेंडम और कंपल्सरी रेफरेंडम। ऑप्शनल का मतलब ऐच्छिक, जनता की इच्छा पर डिपेंड है कि जनता अपनी इच्छा जाहिर करती है या नहीं। जनता विधानमंडल द्वारा पास किए गए कानून को जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत करने की मांग कर सकती है। जैसे स्विट्जरलैंड में 3 महीने या 90 दिन का एक समय दिया जाता है कि 50,000 मतदाता या 8 कैंटन अगर मांग करते हैं तो उस पर जो है जनमत संग्रह करवाया जा सकता है। जनता की राय ली जाती है कि ये कानून बनाया जाए या न बनाया जाए, इसके पक्ष में जनता क्या चाहती है। ये केवल ऐच्छिक है, जनता की इच्छा पर डिपेंड है। दूसरा अनिवार्य जनमत संग्रह करवाना ही होता है। जैसे विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक उस समय तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि उसे कानून को जनमत संग्रह द्वारा जनता स्वीकृति नहीं देती। यानी विधानमंडल किसी कानून को पारित कर देता है और जब तक जनमत संग्रह द्वारा जनता स्वीकृति नहीं देती तब तक वो कानून नहीं बन पाता, क्योंकि ये अनिवार्य जनमत संग्रह है, जनमत संग्रह करवाना ही पड़ेगा। तो जनमत संग्रह जो है दो प्रकार की हैं, ऐच्छिक और अनिवार्य। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक प्रमुख साधन है लोकमत संग्रह, प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट इंग्लिश भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना। प्लेबिस और सिटियम। प्लेबिस का अर्थ है लोक यानी पब्लिक, और सिटियम का अर्थ है आदेश यानी ऑर्डर। लोगों के क्या आदेश हैं, जनता का क्या आदेश है, जनता क्या चाहती है, उसी को लोकमत संग्रह कहा गया। लोकमत संग्रह और जनमत संग्रह में कोई विशेष अंतर नहीं है, मामूली अंतर है। जनमत संग्रह क्या होता है कि जनमत संग्रह में संविधान का संशोधन हो या कानून निर्माण हो, उस पर जनता की राय ली जाती है। जबकि लोकमत में क्या होता है कि राजनीतिक विषयों पर जनता की राय ली जाती है। जैसे पिछले कुछ वर्षों में जो है स्कॉटलैंड में लोकमत संग्रह करवाया गया है कि वो इंग्लैंड में बने रहना चाहती है, यूके में, या नहीं बने रहना चाहते, और लोकमत संग्रह जो है इंग्लैंड के पक्ष में कहा गया। तो इसको लोकमत संग्रह कहते हैं, यानी राजनीतिक विषयों पर जनता की राय ली जाती है।
प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक बड़ा जो मेथड है, तरीका है, वो वापस बुलाने का या प्रत्याह्वान का है। राइट टू रिकॉल बोलते हैं जिसे। यानी जो जनप्रतिनिधि जिसने जो वायदे किए हैं, जो उसकी ड्यूटी अगर वो कार्य नहीं कर रहा, तो जनता का एक विशेष जो मतदाता है संख्या, वो प्रस्ताव पारित करके उसको जो है राइट टू रिकॉल की व्यवस्था कर सकती है, जनप्रतिनिधि को मजबूर कर सकती है पद छोड़ने के लिए। जनप्रतिनिधि जनता की इच्छाओं के अनुरूप कार्य नहीं करते तो एक निश्चित जनसंख्या उसके वापस बुलाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। स्विट्जरलैंड में यह अधिकार दिया गया है आम जनता को, क्योंकि वहाँ जनसंख्या थोड़ी है, इसलिए ऐसे राज्यों में इस तरह का जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन है वो संभव है। भारत जैसे बड़े देश में इसको आसानी से लागू नहीं किया जा सकता, बहुत सारी चुनौतियां हैं। लोकतंत्र का दूसरा स्वरूप है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। यानी जनता मतदाता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि कानून निर्माण और कानून क्रियान्वयन की शक्ति का प्रयोग करते हैं। मतदाता अपनी ओर से कानून निर्माण के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। भारत, कनाडा, इटली, अमेरिका इत्यादि देशों में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है और नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। जैसे इंग्लैंड में 5 वर्ष, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्ष, भारत में पार्लियामेंट्री चुनाव 5 वर्ष के दौरान होते हैं। तो ये सभी जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उदाहरण है, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उदाहरण है। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के कुछ लाभ भी है और कुछ हानियां भी है। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र का लाभ क्या है? जैसे कुशल प्रणाली, यानी मतदाताओं के पास किसी कानून को बनाने के अनुमति करने का न तो समय होता है न उतना ज्ञान होता है। इसलिए अप्रत्यक्ष माध्यम से जनप्रतिनिधि कानून निर्माण करके एक कुशल प्रणाली को सफल करने का कुशल प्रणाली के रूप में सहायक सिद्ध होती है। दूसरा महत्वपूर्ण लाभ है जन उत्तरदायी, यानी जनता के जो प्रतिनिधि है वो जनता के प्रति उत्तरदायी है। हर प्रकार के कानून निर्माण के लिए, क्रियान्वयन के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसलिए कोई गलत कार्य नहीं करते। अगर कोई गलत कार्य करेगा जनप्रतिनिधि तो अगले चुनाव में उन्हें जनता जो है हार का मुंह दिखाएगी। इसलिए जनप्रतिनिधि अपने कार्य के प्रति सचेत रहते हैं। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक बड़ा लाभ ये भी है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के केवल लाभ ही नहीं बल्कि दोष भी है, जैसे नाम मात्र की जनशक्ति। वास्तव में देखा जाए तो लोकतंत्र जो है एक प्रकार का भीड़ तंत्र है। लोकतंत्र एक प्रकार से अल्प तंत्र की शक्ति है। जैसे भारत में 144 करोड़ जनसंख्या है, उसमें से लोकसभा और राज्यसभा के 700-800 सदस्य हैं, वहीं जो है कानून निर्माण करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। 144 करोड़ का और मोटे तौर पर अगर 700-800 का प्रतिनिधित्व लाए तो कुछ भी नहीं है। और केवल चुनाव के समय मतदाताओं की भूमिका प्रभावशाली होती है, अन्यथा जो है मतदाताओं का कोई योगदान नहीं है कानून निर्माण में, क्रियान्वयन में। दूसरा बड़ा दोष है कि राजनीतिक उदासीनता। लोकतंत्र में 1/3 मतदाता जो है चुनाव में भाग नहीं लेते। जैसे कि भारत में लगभग 65% लोग मतदान करते हैं, 35% मतदाता घर से बाहर नहीं निकलते, मतदान में हिस्सा ही नहीं लेते। तो कैसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र है, जनता का तंत्र है? 1/3 लोग तो मतदान में ही भाग नहीं लेते। और वास्तव में जो 65% है उसमें 20% से लेकर के 25% या 30% अगर वोट प्राप्त कर लेता है तो एमएलए एमपी चुनाव जीत जाता है। अगर पार्टी प्राप्त कर लेती है तो पार्टी चुनाव जीत जाती है जनरल मेजोरिटी में, तो उसको लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। यानी 50% से कम जो वोटर हैं वो उस कैंडिडेट को, उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट ही नहीं देते। उसके बावजूद भी वो विधानसभा में, लोकसभा में आम जन का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकतंत्र की व्यवस्था कहलाता है। तीसरा बड़ा डिफेक्ट है राजनीतिक व्यवस्था का ज्ञान नहीं। लोकतंत्र में राजनीतिक व्यवस्था का पूरी तरह से ज्ञान नहीं होता, संविधान का ज्ञान नहीं होता। आम जनता को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में ज्ञान नहीं।
जनप्रतिनिधि या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर मतदाताओं से मत प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, मतदान को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, तो यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र के ये दोष भी हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था कि लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है, लोकतंत्र के दो मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, दोनों प्रकारों के उप प्रकार कितने हैं, उनकी विस्तृत व्याख्या क्या है, विस्तृत विश्लेषण क्या है। तो लोकतंत्र के स्वरूप, लोकतंत्र के प्रकार से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर कैसे लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी आगे आने वाली नई वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।